जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे जो एमएफए के दो बड़े सेक्शन हैं, एक है मैनेजरियल सेक्शन और एक है फाइनेंस सेक्शन। मैनेजरियल सेक्शन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, उम्मीद तौर पे केस स्टडी टेस्ट होती हैं। फाइनेंस पोर्शन जो है उसमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स हैं, इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो टेस्ट करता है। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से, फाइनेंस वाले पोर्शन से। फाइनेंस पोर्शन ये है चैप्टर 10 से चैप्टर 16 तक हमारा पोर्शन फाइनेंस का है और चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक मैनेजेरियल पोर्शन है। फाइनेंस का जो पोर्शन है, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस में सबसे अहम दो एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर 1 कैश कहाँ से अरेंज किया जाए, नंबर 2 कैश कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो हम पहले अरेंज करने वाली साइड को डिस्कस करने लगे हैं, कैश कहाँ से अरेंज किया जाए। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1 हमारे पास ऑप्शंस कितनी हैं जहाँ से हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और नंबर 2 कौन से वाली ऑप्शन हमारे लिए एक्सपेंसिव है, किसकी कॉस्ट हाई है, किसकी कॉस्ट लो है। तो मुझे बताइए, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, कौन सी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिससे हमारी कॉस्ट हाई हो रही हो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, या जिससे कॉस्ट लो हो रही हो, लो हो रही हो। शाबाश, ये डिसीजन मेकिंग में हमने डिसाइड करना है। अब दो चीजें हैं हमारी। नंबर 1 हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हैं। हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, हम कितनी जगहों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे पास कितनी ऑप्शंस है पैसे इकट्ठे करने के लिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है। और दूसरे स्टेप में हमने ये डिसाइड करना है कि कौन से वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस लेस कॉस्टली है। यानी स्टेप 1 में ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और स्टेप 2 में हम उन ऑप्शंस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए दो चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। दोनों के टाइटल मैं आपको बताता हूं, आप फिर मुझे बताएंगे कि इन दोनों में किस चैप्टर में क्या डिस्कशन हुई है। एक है चैप्टर 10, इसका टाइटल है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और एक है दूसरा चैप्टर 11, इसका टाइटल है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो बताइए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या डिस्कस हुआ होगा, कहां से पैसे आ सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट सोर्सेज। और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में उसने क्या सिखाया होगा कि हर फाइनेंस के सोर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, समझ आ गया। अगर आपको रिलेशनशिप समझ में आया तो मुझे बताइए, पहले चैप्टर 11 पढ़ना चाहिए कि चैप्टर 10। पहले चैप्टर 10 पढ़ना चाहिए। पहले सोर्सेज पता चलेंगे तो फिर हम उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के काबिल होंगे ना। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कॉमन है, कुछ सोर्सेज ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जो रेयर है। जैसे जो कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना, वो है शेयर और डेट। और जो रेयर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना, कभी कभार जो यूज होते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में, वो है अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शेयर और डेट ये भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, और अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से है, रेयर, लेस कॉमन। ये कॉमन, ये लेस कॉमन, ये कॉमन, ये लेस कॉमन। और फिर इस्लामिक फाइनेंसिंग, यानी बेसिकली जो ज़्यादातर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना, वो इंटरेस्ट बेस्ड है, ख़ास तौर पे डेट इंटरेस्ट बेस्ड है। तो इंटरेस्ट को रिप्लेस, अब दुनिया में एक बड़ा जो वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपको पता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस्लामिक फाइनेंसिंग भी प्रमोट हो रही है, लोग इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरफ भी आ रहे हैं। बल्कि 2008 में क्रेडिट क्राइसिस आया था। क्रेडिट क्राइसिस के बाद जब रिसर्च की तो पता चला इसमें जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी वो तो डिफ़ॉल्ट की ज़्यादातर, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंसिस इससे लेस इफेक्टेड थी। इसके बाद से फिर इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है ना, इस्लामिक बैंकिंग ये प्रमोट होना शुरू हो गई। अब चूंकि इस्लामिक फाइनेंसिंग भी एक कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, इसलिए उसने हमारे सिलेबस में एक ख़ास हिस्सा इस्लामिक फाइनेंसिंग के ऊपर भी रख दिया। तो ये 1 2 3 4 ये आपको अंदाज़ा हो गया कि चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है, इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। पहले शेयर्स, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, फिर डेट ये सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, फिर इस्लामिक फाइनेंसिंग होगी, फिर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए। ये ज़रा थोड़े हट के हैं,
जैसे सम टाइम किसी इंडिविजुअल को अगर पैसों की जरूरत पड़ी, शेयर्स आपको पता है कंपनीज इशू करती हैं, डेट में ज़्यादातर डिबेंचर्स आते हैं भी कंपनीज इशू करती हैं, लेकिन अगर किसी सोल प्रोवाइडर को ज़रूरत पड़े, अगर किसी नए बिजनेस सेटअप को ज़रूरत पड़े पैसों की, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सिक यूनिट है यानी वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, उसे पैसों की ज़रूरत हो रिहेबिलिटेशन के लिए, तो ये थोड़ी एक्सट्रीम नेचर की या रेयर लेस कॉमन सिचुएशन है, वो यहाँ पे डिस्कस होंगी। और एंड में वो हमें बताएगा आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कौन से वाला सोर्स अहम है। इसमें आप बता सकते हैं सबसे अहम फैक्टर क्या होगा? शाबाश, कॉस्ट। सबसे अहम फैक्टर कॉस्ट होगा, लेकिन कॉस्ट के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं कॉस्ट के, वो हम उसमें स्टडी करेंगे। सही, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास क्या है भाई, सिक्योरिटी होगी तो लोग आपको लोन देंगे ना, अगर सिक्योरिटी ही नहीं होगी तो फिर हाई कॉस्ट में भी आपको कोई लोन देने को तैयार नहीं होगा। तो ये सबसे अहम फैक्टर जो है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस डिसाइड करने में, वो कॉस्ट है। लेकिन कॉस्ट के अलावा भी कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम फाइनेंसिंग करवाने के लिए जाएं, तो मैं तो डिफरेंट सोर्सेज को सामने रखते हुए मैं कहूँगा मेरे लिए फैक्टर क्या है कि वो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हलाल है। मेरे लिए तो वो एक डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा। कॉस्ट भी क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट ही तो जरूरी नहीं कि एक सिंगल क्राइटेरिया हो। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने चाहिए किसी भी सोर्स को डिसाइड करने से पहले। डेफिनेटली कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट के अलावा कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ। तो फिर से बताइए, हमारे सिलेबस में 2 टॉपिक बड़े, फाइनेंस, मैनेजेरियल पोर्शन। मैनेजेरियल किस चैप्टर से लेके किस चैप्टर तक है? 1 से 9 तक। फाइनेंस किस चैप्टर से किस चैप्टर तक? 10 से 16 तक। अच्छा, जहां फाइनेंस स्टार्ट होता है चैप्टर 10 से, चैप्टर 10 और 11 एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड है। क्यों? चैप्टर 10 क्या सिखाता है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चैप्टर 11 क्या सिखाता है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अच्छा, चैप्टर 10 में आप क्या स्टडी करेंगे? ओवरव्यू बताइए जरा, क्या थीम क्या है चैप्टर 10 का, कि कहां कहां से फाइनेंस इकट्ठा किया जा सकता है? तो बताइए, मेजर सोर्स क्या हो सकते हैं? शेयर्स, डेट, अदर सोर्सेज, इस्लामिक फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में वो हमें सिखाएगा डिफरेंट फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए। चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, पूरे चैप्टर का थीम क्लियर हो गया हमारे जहन में कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं। अब आज के लेक्चर में हम एक सोर्स ऑफ फाइनेंस सीखेंगे, सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शेयर्स। और अगर ये भी सीख लेते हैं अच्छे तरीके से तो काफ़ी आज के लिए। स्टार्ट करें शेयर्स, चलिए। अच्छा, मुझे ज़रा बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले कैफ 7 पढ़ा हुआ है? कैफ, और कितने, सॉरी अच्छा ज़्यादातर ने पढ़ा हुआ है। चलें अब यूँ पूछ लेते हैं कितनों ने कैफ 7 नहीं पढ़ा हुआ? चलें, ये भी अच्छी खासियत है, तकरीबन 40% ने कैफ 7 कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है उनके लिए बता दूं, उनके लिए बेनिफिट का पॉइंट है कि इसमें जो शेयर्स में कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे उनमें से ज़्यादातर कंसेप्ट जो हैं वो आप कैफ 7 कंपनी लॉ वाले ही हैं। अच्छा, मुझे बताइए, गालिबन ये टॉपिक FAR 1 में भी पढ़ाया जाता है, ऐसा ही है? FAR EPS में? अच्छा, शाबाश, उसमें शेयर्स के बारे में बताया जाता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने FAR 1 पढ़ा हुआ है? ये तो तकरीबन सब ने। तो सवाल चेंज कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने FAR 1 नहीं पढ़ा हुआ? बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, सब ने पढ़ा। चलें, ये तो गुड हो गया। तो ये शेयर्स वाला टॉपिक जो FAR 1 में आपने पढ़ा होगा, अब FAR 1 में मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है कि आपने किस डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन जो कंसेप्ट याद रखें वहाँ पढ़े होंगे वही कंसेप्ट यहीं पे भी अप्लाई होंगे। कंसेप्ट का फ़र्क नहीं होगा, कंसेप्ट का कोई फ़र्क, हाँ डिटेल का फ़र्क हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में, इधर कम डिटेल में, या कोई कंसेप्ट इधर ज़्यादा डिटेल में उधर कम डिटेल में, लेकिन ये कंसेप्ट वही है। रिकॉल कर लीजिए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं FAR 1 या FAR 1 की बेस के ऊपर कि आपने FAR 1 में क्या शेयर्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है, ताकि मैं अपने लेक्चर को ना उसके मुताबिक ढाल दूँ जो आपने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ? बेसिक 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी शेयर और प्राइमरी। सबसे अहम बात तो आपने पढ़ ली है। अच्छा, आपको ये पता दोनों में फ़र्क पड़ा हुआ है? बेहतरीन। वो वोटिंग राइट्स रह क्या गया, बाकी रह क्या गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वही तकरीबन फ़र्क, बल्कि एग्जैक्टली वही डिफरेंस हम
यहाँ स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं जो शायद आपने वहाँ पे ना पढ़ी हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही होगा FR1 वाला। तो स्टार्ट करें जी शेयर्स को। चलिए सबसे पहले, अच्छा ये अटेम्प्ट वाइज है, इसको बहरहाल इग्नोर कर दीजिए, हमने तो फिलहाल इग्नोर कर दें इसको, फिर कभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। हमने हर कंसेप्ट जो है वो ऐसे ही तैयार करना है जैसे इस एग्जाम में आने वाला हो, ठीक है। सबसे पहले शेयर्स, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इक्विटी। इक्विटी में क्या कुछ शामिल होता है? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में शामिल होते हैं कि नहीं होते? शेयर्स और इक्विटी का फार्मूला होता है शेयर्स प्लस रिजर्व, और शेयर हैं तो मतलब हर तरह के शेयर्स हैं। चले मैं क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं, शेयर्स में कितनी टाइप्स के शेयर शामिल होते हैं? हर 2 टाइप्स के शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। यही वो बता रहा है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर। कौन कौन सा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब नीचे उसने डिफरेंसेस बताए हुए हैं। देखिए अल्फाज फर्क हो सकते हैं, कंसेप्ट मेन तकरीबन यही होगा। जहां पे आपको लगे कि पहले कहीं और पढ़ा है, यहाँ पे मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, फौरन रुक के कहना, मुझे बताना है सर ये हमने कुछ और पढ़ा है। क्लियर? क्योंकि पहले जो स्टडीज है उसके साथ जितना कंसेप्ट हमारा लिंक होता जाएगा उतना ही अच्छा है, ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। जो नई चीज होगी उसके ऊपर ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। पहली चीज रेट ऑफ डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वेरिएबल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिक्स्ड। बताइए एग्री करते हैं? इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कभी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। एक कंपनी के मिलियर ट्रैक्टर के शेयर्स मैंने साल पहले खरीदे, जब खरीदे उसके बाद 2-3 महीने के अंदर धड़ाधड़ डिविडेंड भी मिला, बोनस शेयर्स भी मिले, फिर उसके बाद तकरीबन कोई 8-9 महीने के बाद जाके 2 दिन पहले दोबारा डिविडेंड मिला। कंफर्म तो नहीं है, सर्टन नहीं है अगला डिविडेंड कब मिलेगा, मे बी 2 महीने बाद मिले, मे बी 2 साल तक ना मिले, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं इनमें डिविडेंड वेरिएबल भी होता है और अनसर्टन भी होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे उनमें आपको टाइमिंग भी सर्टन होती है और अमाउंट भी सर्टन होती है। ये सिर्फ समझ लीजिए डिबेंचर की एक रिफाइंड शक्ल है, डिबेंचर की एक रिफाइंड, लेकिन बहरहाल लीगली फर्क है और फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क है। फर्क तो इसमें ये डिबेंचर से फर्क है। डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर और चीज है, डिबेंचर्स और चीज है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर है इनमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। अच्छा, और इसके साथ जब ये नोट्स आपको भी थोड़ी देर में मिले तो आपने इस पॉइंट के साथ ट्रिपल स्टेरिक मार्क कर लेना है। ये जो चैप्टर्स है ना इसमें हर कंसेप्ट चैप्टर 11 में यूज नहीं होगा। मैंने पहले बता दिया हर कंसेप्ट नहीं, कुछ जो कॉमन जैसे शेयर और डेट्स वाले ज्यादातर यूज होंगे, बाकी यूज नहीं होंगे। शेयर और डेट्स में भी हर कंसेप्ट यूज नहीं होगा। तो वो कंसेप्ट जो खास तौर पे नेक्स्ट चैप्टर 11 में यूज होना है, ट्रिपल स्टेरिक मार्क करवा रहा हूं ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, किसी साल में डिविडेंड कम होगा, किसी साल में डिविडेंड ज्यादा होगा, किसी साल में हो सकता है हो ही नहीं। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फिर वो फिक्स्ड डिविडेंड रहेगा, फिक्स्ड डिविडेंड रहेगा हर साल में। यानी फिक्स्ड डिविडेंड उसको हम कोई पता नहीं एन्युटी का नाम देते थे। फिक्स जब आउटफ्लो इनफ्लो हर साल फिक्स रहे उसे एन्युटी नहीं देते थे। अच्छा अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस फर्क से लग रहा है, देखें इजाजत दे तो चैप्टर 11 की भी बेस साथ साथ डेवलप करता जाऊं क्योंकि कंसेप्ट इजी है। अच्छा मुझे लग रहा है जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लग रहा है प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान होगा। आसान क्योंकि इसमें हर साल फिक्स्ड डिविडेंड होगा। एक ही फार्मूला लगा के एनएमडी का
लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होंगे ना, ऑर्डिनरी शेयर, इसकी जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। मुश्किल काम क्यों होगा भला? क्योंकि हर साल डिविडेंड चेंज होगा, ये कोई चक्कर चलाना पड़ेगा इसका। एनवीटी का फार्मूला ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे नहीं लगेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे लग। भाई एग्री करते हैं? चलें, बहरहाल बाकी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये डिफरेंस क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसी लिए तो उन्हें प्रेफरेंस कहते हैं, बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगी। क्लियर? ये इतना ही पॉइंट था, इसमें आगे कोई जान नहीं। आगे पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही होगी, खत्म हो रही होगी, उसके सारे एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे की जाती हैं। लायबिलिटी पे करने के बाद शेयर होल्डर की बारी आती है। शेयर होल्डर्स की बारी आएगी, लाइन लगा के पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर, इसलिए तो उन्हें प्रेफरेंस कहा जाता है। डिविडेंड भी मिलेगा तो पहले, और वाइंडिंग अप के वक्त जो फाइनल सेटलमेंट भी होगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की होगी। क्लियर? इस पॉइंट में भी इतनी जान है, मजीद कोई नहीं। आगे वोटिंग राइट्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है भाई, हर जगह उन्हें प्रेफरेंस मिले जरूरी नहीं। उन्हें फाइनेंस में प्रेफरेंस चाहिए थी, पैसों में प्रेफरेंस, उनको पैसों में प्रेफरेंस दी, डिसीजन मेकिंग में हमने पावर अपने पास रखी है। ऐसे ही होता है ना, गिव एंड टेक होता है ना, गिव एंड टेक। ये दो प्रेफरेंस शेयर टेक कर रहे हैं, ये गिव कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, गिव एंड टेक। क्लियर हो गया डिफरेंस? इसमें सबसे अहम चीज है हमारी रेट ऑफ डिविडेंड। चेक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम? अर्लियर स्टडीज के साथ कंसिस्टेंट है ये बात आपके? आगे चलते हैं। ये फिक्स्ड वेरिएबल मेरे भाई, ये बात जरूर याद रखिएगा, आगे चल के मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी चैप्टर 11 में। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ शेयर्स। फीचर्स ऑफ शेयर्स, शेयर के फीचर्स क्या, खसूसियात क्या है? शेयर होल्डर्स अर्न 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न। शेयर होल्डर अर्न 2 टाइप ऑफ रिटर्न। अच्छा मुझे बताइए कि मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदा, सच में शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, उसने मुझे 1.5 साल हो गया है कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन स्टिल मैंने उसको रखा हुआ है। हाँ, कैपिटल एप्री, क्योंकि उसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है। मुझे डिविडेंड नहीं भी मिल रहा ना हर साल, मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि उसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है। ऐसे कभी कभी कम भी हो जाती है, स्टॉक है मार्केट गिरती है, कम हो जाती है, लेकिन जब लिए थे, अच्छा मुझे बताइए, जब मैंने शेयर्स लिए थे उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज थी तकरीबन 48,000 के लगभग, 48,000 इंडेक्स। अब मेरा हाल है 62-3 के लगभग है गालबन। ठीक है, अब मुझे बताइए 48,000 जब इंडेक्स था, अब 62,000 इंडेक्स है। अगर मेरा शेयर एवरेज शेयर है मार्केट का, तो इसकी प्राइस कितनी बड़ी होगी 1.5 साल में? बताइए, कैलकुलेट कीजिए। नहीं, 14,000 तो स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स है, परसेंटेज में बताइए, परसेंटेज में कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें, मुझे पता चले मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। प्रॉफिटेबल, क्योंकि अगर मैं उतने ही पैसे अगर बैंक में जमा करवाता ना, तो 1 साल का तकरीबन 20% बैंक लेता है, देता नहीं है। ये आपको पता है कि नहीं पता? इन्होंने कहा सर 20% आजकल रेट चल रहा है। मैंने कहा 20% रेट बोरिंग पे चल रहा है, बैंक का लेने का रेट और होता है, देने का रेट और होता है। ये आपको पता है ना, बोरिंग पे रेट और होता है, डिपॉजिट पे रेट और होता है, तो पता है? हाँ, ये तो आपको पता है, लेकिन अगली बात नहीं पता होगी क्या? अगर डॉलर मार्केट में खरीदने के लिए जाए ना तो रेट और होता है, और अगर बेचने के लिए जाएं रेट और होता है। बाइंग रेट और है, सेलिंग रेट, ये पता है आपको? अच्छा एक मिनट है, ये तो हमारा फिर चैप्टर 13 भी तैयार हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट वाला। फिर से क्या आपको ये पता है कि बैंक के पास जब जाएं तो बोरोइंग रेट कुछ और होता है और डिपॉजिट रेट कुछ और होता है? ये पता है आपको? लिख लें, आपने बाद में मुकर जाने के सर, आपने लिख लें। और क्या आपको यह पता है, अगर फॉरेन करेंसी यानी डॉलर मार्केट में खरीदने के लिए जाएं तो रेट कुछ और होगा, अगर बेचने के लिए जाएं तो रेट कुछ और होगा? ये पता है? ये भी लिख लें, इसके साथ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चैप्टर 13।
चैप्टर, वो इंग्लिश अपनी खुद बना ले, उर्दू में लिख ले, कोई मसला नहीं है, उधर कैलकुलेशन करनी है, इंग्लिश में लिखकर दो। बोरोइंग रेट और है, डिपॉजिट रेट और है फॉर बैंक्स, बाइंग रेट और है, सेलिंग रेट और है फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है जी, चलिए। हाँ, तो आप मुझे बता रहे थे कैलकुलेट करके कि 22%, 22.58% तकरीबन मेरा रिटर्न बन गया। यानी मुझे 1 रुपया नहीं कंपनी ने दिया, फिर भी 22% मेरा रिटर्न। इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे इसी तरह का मिलता जुला कंसेप्ट है। आप अगर प्रॉपर्टी बाई करें ना और रेंट पे देते, आपको 2 तरह का फायदा होगा उससे। एक एनुअल रेंटल इनकम आती जाएगी और दूसरा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कहता है शेयर्स में आपको 2 तरह के रिटर्न मिलते हैं, एक डिविडेंड और एक चेंज इन शेयर प्राइस कैपिटल गेन। इसके साथ ट्रिपल स्टेरिक मार्क करें, गूगल नोट कर ले, नोट कर ले, अभी कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, अभी वो कॉपी करवा रहे हैं। उसका भी पहला पॉइंट ट्रिपल स्टेरिक, इसका भी पहला पॉइंट ट्रिपल स्टेरिक। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे चैप्टर 11 में जाके ये पूछूं कि जरा ये एक ऑर्डिनरी शेयर है, इसका ये एनुअल कैश फ्लो है, या कोई प्रेफरेंस शेयर, कोई शेयर है, कोई शेयर 100 रुपया इनाम नहीं, 100 रुपये पे हमने खरीदा, 5 साल तक हमें उसके ऊपर 10 डिविडेंड मिलता गया और 5 साल के एंड पे हमने उसे 120 में बेचा। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दें, नहीं करनी आती है? पक्की एनविटी से करें या हर साल को लैदा करें? कर सकते हैं, शाबाश, ये आपने जहन में रखना है। कहीं ऐसा ना हो मैं जब आपसे कहूं ना, अच्छा कर सकते हैं, अभी पता चल जाता है ईयर 1 में अमाउंट क्या लेनी है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? 10। ईयर 2 में कितनी लेनी है? 10। ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में? खा गए मार, खा गए मार। ईयर 5 में सिर्फ 10 नहीं लेने थे, 10 जमा 120 लेने, 120 में बेचा है। ईयर 5 में जो बेचा है उसके पैसे भी तो आने हैं, ठीक है। हाँ एनविटी लगा ले, मुझे कोई इतराज नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन एनविटी में आपके कैलकुलेशन फिर 2 स्टेप्स में होगी। 10 की एनविटी अलहदा है, 120 की डिस्काउंटिंग अलहदा है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया? ये है 10 हर साल वाला 10, ये है 120 एनविटी वाला। क्वेश्चन के अंदर भूलना नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चैप्टर 11 में एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो अभी आपने की, मुझे मौका मिल गया सिखाने का, कि वो हर साल का डिविडेंड ले लेते हैं, लेकिन जो एंड में उसकी प्राइस में इंक्रीज होता है ना, उसे भूल जाते हैं। आपने उसे नहीं भूलना। क्लियर? अभी तक का लेक्चर समझ आ रहा है? इसको थोड़ा मुश्किल कर दें। हाँ हाँ पूछे पूछे शब्द। हाँ प्रेजेंट वैल्यू याद रखें, 2 टर्म्स हैं, एक है प्रॉफिट, एक है कैश। क्या दोनों सेम है? सेम है? नहीं। अगर आप अकाउंटेंट है ना, आप कहेंगे प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट, अगर आप अकाउंटेंट है। लेकिन अगर आप फाइनेंस मैनेजर है ना, आप कहेंगे प्रॉफिट इज जस्ट ए नंबर, कैश इज मोर इंपॉर्टेंट।
फाइनेंस का रूल याद रखें, पूरी की पूरी फाइनेंस का, कैश इज मोर इम्पोर्टेंट, लिख लें, कैश इज मोर इम्पोर्टेंट। हम जो कैलकुलेशंस करते हैं ना, हम अकाउंटिंग के रूल्स को साइड पे रख देते हैं, हम फाइनेंस के रूल्स को सीखते हैं। बहुत अहम कंसेप्ट है फाइनेंस के रूल्स के मतलब। और फाइनेंस क्या कहती है? वो कहती है प्रॉफिट साइड पे कैश। तो आप अक्सर देखेंगे मैं इनकम और एक्सपेंस की टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं टर्म यूज करूंगा इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ये टर्म यूज करूंगा। मैं प्रॉफिट की, इनकम एक्सपेंस की टर्म यूज नहीं करूंगा। हालांकि एज अकाउंटेंट आप इस टर्म के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन फाइनेंस में टर्म्स कौन सी यूज होनी है? कैश इनफ्लो, कैश आउट। फाइनेंस की किताब में लिखा हुआ था, छोटा सा अल्फाज, छोटे से 3 अल्फाज, कैश इज किंग, कैश इज किंग। डिसीजन मेकिंग जो करनी है आपने फाइनेंस में, कैश की बेसिस के ऊपर करनी है। वो कहते हैं अकाउंटिंग में बड़ी हेरा फेरी हो सकती है, एस्टिमेट्स है, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट है, कभी कम कर दी कभी ज्यादा कर दी, अंदाजे लगाते रहे। कहता है कैश में सर्टेन डिसीजन होते हैं, नजर आ रहा होता है कि आपके लिए प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। भाई ये बात समझ आ गई, शेयर होल्डर्स 2 तरह का रिटर्न लेते हैं। इसका मतलब है जब हम कॉस्ट ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे चैप्टर 11 में, क्या सिर्फ कॉस्ट ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हुए डिविडेंड रेलिवेंट है या शेयर प्राइस भी रेलिवेंट है? ये असूल याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ शेयर इज हायर एज कंपेयर टू डेट बिकॉज डेट की निस्बत कॉस्ट। अच्छा, थोड़ी देर के लिए देखिए, फाइनेंस पढ़ते हुए ना, फाइनेंस है जाहिर है इसमें जहाँ पे इस्लामिक प्रिंसिपल डिस्कस करेगा वहाँ पे हम भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे वो इस्लामिक प्रिंसिपल डिस्कस नहीं करेगा हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ उस कंसेप्ट को सीखने के लिए वो प्रिंसिपल साइड पे कर देंगे। इग्नोर थोड़ी देर के लिए कीजिए, रिलीजियस एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, एक बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की आपकी, वो जमा करवा सकते हैं, बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देगा। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस में से भी 10% रिटर्न एक्सपेक्टेड है, लेकिन मे भी हो मे भी ना हो। कहाँ? बैंक। शाबाश शाबाश, बैंक। और ये आप नहीं बल्कि मार्केट में जो ज्यादातर शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर, उनकी साइकी ये होती है, मोस्टली शेयर होल्डर डिसलाइक रिस्क, रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क को लाइक नहीं करते। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास 2 कंपनीज हैं, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। ठीक है, इस कंपनी का प्रॉफिट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 प्रॉफिट 500, फिर इसके बाद 400, 500, 300, 100। कंपनी बी ईयर 1 प्रॉफिट 300, 300, 300। एवरेज दोनों की सेम है। किस में कितने स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट ए में इन्वेस्ट अपने पैसे डालेंगे? एक। कितने स्टूडेंट्स बी में पैसे डालें? ज्यादातर, मोर देन 90% स्टूडेंट। क्यों भला? एवरेज तो सेम है। ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। एवरेज सेम है, रिस्क डिफरेंट है। इसमें वेरिएशन का रिस्क है, इसमें वेरिएशन का रिस्क नहीं है। तो मार्केट में जैसी आपकी सोच है वैसी ही एग्जैक्टली सोच मार्केट में बैठे शेयर होल्डर की है। वो रिस्क को डिसलाइक करते हैं। और याद रखें, याद रखें, आपने अगर किसी से वो काम करवाना है ना जो वो डिसलाइक करता है, तो इंसेंटिव बढ़ा दीजिए, इंसेंटिव बढ़ा दीजिए। अगर इंसेंटिव बढ़ जाएगा वो डिसलाइक वाला काम करने को भी तैयार होंगे। इसीलिए
अगर हमारी कंपनी ऐसी है, याद रखिएगा, असूल याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, अगर हमारी कंपनी ऐसी है जिसमें रिस्क ज्यादा है और एक सिमिलर अदर कंपनी है जिसमें रिस्क कम है, तो कोई इन्वेस्टर हमारे पास नहीं आएगा, सारे इन्वेस्टर दूसरी कंपनी के पास जाएंगे। अगर हमने उस इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव बढ़ाना पड़े। और इंसेंटिव क्या है, हम उससे कहेंगे भैया हम भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, वो भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हो, वो भी 10% दे रहे हैं, हम भी 10% दे रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हो। वो क्या कहेगा, कहेगा उधर रिस्क कम है, इधर डूबने का रिस्क है, इधर रिस्क ज्यादा है। हम कहेंगे अच्छा ऐसा करो 10 की बजाय 15% हम ऑफर कर देते हैं, फिर इन्वेस्टर हमारी तरफ आएगा। याद रखे फाइनेंस का सबसे प्रोबेबली फाइनेंस के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा अहम जो कंसेप्ट है ना फाइनेंस का, वो है प्रेजेंट वैल्यू का। दूसरा फाइनेंस का सबसे बड़ा कंसेप्ट लिख लीजिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। लिख लीजिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। देखें ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, चाहूं तो मैं थ्योरेटिकली इनको निपटा सकता हूं, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट छुपे हुए हैं ना, जिसकी जड़ें चैप्टर 11 में है, मैं चाह रहा हूं साथ साथ वो भी सीख लें ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए ज्यादा और उसकी बेस भी बन जाए। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज हायर। अब हम एक ही कंपनी के अंदर रहते हैं, दो कंपनी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक ही कंपनी के अंदर। मुझे बताइए अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा रिस्की है कि डेट में, लोन में, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे आपने, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 उसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, शेयर में ज्यादा रिस्क है। शाबाश भाई, डिबेंचर में क्यों नहीं? पहली रीजन सर, डिबेंचर के बदले, डिबेंचर तो एग्रीमेंट हुआ है, कंफर्म पैसे मिलने ही मिलने हैं, कंपनी ने कसम खाई हुई है एग्रीमेंट में 5 साल बाद पैसे दे देगी, और अगर पैसे देने के काबिल नहीं हुई, सिक्योरिटी के तौर पे एसेट रखवाए हुए हैं, हम डेट के साथ सिक्योरिटी भी होती है ना, एसेट भी बेच सकते हैं, एसेट भी बेच सकते हैं। ठीक है, और लेकिन शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है, तो फिर अगर हम शेयर्स की तरफ लाना चाहते हैं तो हमें कॉस्ट हाई, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ शेयर इज हायर, पहली रिस्क इज हाई, ठीक है, एज कंपेयर टू डेट। ये एग्री करते हैं इससे? शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो देखें रिटर्न भी हाई हो सकता है, रिटर्न में, लेकिन वही बात, हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, रिस्क इज हाई, समझ लग गया, रिस्क हाई तो कॉस्ट हाई, रिस्क हाई इन्वेस्टर भागेगा, इन्वेस्टर को अपने करीब लाना है तो फिर उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इसीलिए कॉस्ट ऑफ शेयर इज हायर। ये बात समझ आ रही है? दूसरी रीजन इसके साथ भी स्टेरिक मार्क कर लीजिए, डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। कंपनी, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जिसने डिविडेंड पे करना है, जिसने इंटरेस्ट पे करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जिसने रिसीव करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जिसने पे करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी अगर 10% डिविडेंड पे करेगी ना, तो उसकी कॉस्ट 10% होगी, लेकिन अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट पे करेगी ना, उसकी कॉस्ट 7% होगी। नहीं समझ आई ना बात? पहले मुझे बताइए मैंने बोला क्या भला? अगर कंपनी 10% डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी की नेट कॉस्ट 10% है, लेकिन अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो उसकी कॉस्ट 7, क्योंकि 30% टैक्स है। अब जरा थोड़ी देर के लिए काउंटिंग जहन में लेके आए, कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी 10 रुपीज, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस आएगा? यस सर आएगा। उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा? यस सर। कितने रुपए से कम होगा? 10 रुपए से। और जो टैक्स एट द रेट ऑफ 30% हमें देना पड़ता है, वो भी कम हो जाएगा। वो कितने से कम होगा? 3 रुपए से। 30% 3 रुपए से, तो 10 रुपए पे किए, ऊपर 10 रुपए एक्सपेंसेस में पे किए,
लेकिन नीचे टैक्स 3 रुपए बचा गया, तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 7 रुपए। शाबाश। तो बताइए, लेकिन जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी ना, वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं होता, वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। लिख ले, डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल बट इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। डिविडेंड इज not deductible but interest is tax deductible। इसीलिए डिविडेंड की कॉस्ट 10% है तो 10% ही रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स की एडजस्टमेंट लगती ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट है तो 10% विद 30% टैक्स रेट का मतलब क्या है? नेक्स्ट कॉस्ट कितनी होगी? नेट कॉस्ट कितनी है? 7%। भाई ये बात समझ आ रही है? अब फिर से वापस आ जाए बेसिक कंसेप्ट की तरफ। भूल जाएं सारी चीजें, सिर्फ ये बताइए, अब ये लाइन समझ आ रही है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज हायर एज कंपेयर टू डेट बिकॉज डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल। तो इसके ऊपर कोई फायदा नहीं मिलना, टैक्स सेविंग नहीं होनी, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए शेयर की कॉस्ट हाई है। और दूसरी रीजन क्या है? रिस्क इज हाई। ये दो रीजन समझ आती हैं। टेक्निकल रीजन एक दफा पढ़ के मुझे बताइए, समझ आई तो फिर आगे चलेंगे। अब नोट्स मिल गए ना आपको? इसके साथ स्टारिक मार्क करें, इसके साथ स्टारिक मार्क करें और इसके साथ स्टारिक मार्क करें। आगे चलें जी, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट वाला फिर से सुन। हाँ, इंटरेस्ट अगर आप पे करेंगे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए अगर एक चीज का आपको कुछ फायदा हो कुछ नुकसान हो, तो एनालिसिस करते हुए आपको फायदा लेना चाहिए सिर्फ नुकसान लेना चाहिए कि दोनों की नेट फिगर। तो आपने 10 रुपए इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस, आपकी कॉस्ट 10 रुपये है 10%, लेकिन बदले में टैक्स कम हो गया 3 रुपए से। तो इसका मतलब है एक तरह से समझे आउटफ्लो 10 रुपए हुआ और इनफ्लो 3 हुआ। तो अगर इसकी नेट कॉस्ट कोई हमसे पूछेगा क्या? 7। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। इसलिए हमेशा जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी ना, एक्चुअल कॉस्ट उससे कम होगी। जो इंटरेस्ट की परसेंटेज में कॉस्ट बताई होती है ना, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है ना, वो हमेशा कम होती है टैक्स बेनिफिट की वजह से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शेयर होल्डर, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, जहां पे आपको लगे ना सर आज के लिए काफी कंसेप्ट हो गए हैं, मुझे बता दीजिएगा। लेकिन जो कंसेप्ट कंफर्म आपको होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मैंने। बाकी जब तक आप कहेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, जहां आप कहेंगे सर बस, वहां पे रुक जाऊंगा मैं। अभी ऐसे तो ना है। शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्रीएम्प्टिव राइट्स को अंडरलाइन कर लें। प्रीएम्प्टिव राइट्स रियल स्टेट बिजनेस में ना, या रियल स्टेट, या ये एक जनरल रूल है और लॉ इसको मानता है। रूल ये होता है, अगर आप किसी जगह पे रहते हैं, कोई घर है और आपने उसको बेचना है, तो आप पहला हक हमसायों का है। ये लीगली राइट है, लीगली बता रहा हूं। अगर आप हमसाये से पूछे बगैर इसको बेच दें और आपका हमसाया इंटरेस्टेड हो और वो कोर्ट में केस कर दे, तो केस का फैसला आपके खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए पहले आपने देखा होगा मुमूमी तौर पे जो लोग पूछते हैं तो इनफॉर्मली ही सही, लेकिन दाएं बाएं जब बेचना हो ना, पूछते हैं कि आप हमारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक जगह मैं लीगल केस पढ़ा था, ये राइट किराएदार को हासिल नहीं होता। अगर किरायादार किसी घर में रहता है तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है, हमसायों से पूछने की जरूरत। ये बहरहाल लीगल इंप्लीकेशन है, इसकी तरफ हम नहीं जाते। लेकिन ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, कॉमन इस तरह होता है। ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, हक शफा कुछ इस तरह करके नाम, शिफा शुफा कुछ इस तरह करके नाम, हाँ था।
जो भी था। तो ये इसी तरह का राइट कंपनी लॉ ने भी दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को कि एक कंपनी ने अब ये एग्जांपल गौर से सुनिएगा, मैंने अगला एक कंसेप्ट राइट इशू वाला भी इसके साथ मिला के समझा रहा हूं। राइट, एक कंपनी ने 100 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं, उसने 50 मिलियन शेयर्स मजीद इशू करने हैं। मुझे बताइए पहली ऑफर क्या मार्केट को लगाई जाएगी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? शाबाश, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लगाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पहला राइट है कि उनसे पूछा जाए, अगर वो खरीद लें या जितनी खरीद लें उनको इशू करें, जो वो ना खरीदें वो फिर बाहर इशू करें। फर्स्ट हैंड ही आपने बाहर मार्केट में जाके ऑफर नहीं लगानी। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्रीएम्प्टिव राइट। ये एक राइट है, ये प्लस पॉइंट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कि जब कंपनी राइट इशू करेगी, सब्सीक्वेंटली शेयर इशू करेगी, जब कंपनी सब्सीक्वेंटली शेयर इशू करेगी, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी भैया आपने खरीदने हैं कि नहीं खरीदने, खरीदने हैं कि नहीं खरीदने। जब वो कहेंगे हाँ हमने खरीदने हैं, फिर वो कंपनी उनको शेयर इशू करेगी। और अगर कहे नहीं खरीदने, मार्केट में, ठीक है। इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। फर्दर शेयर्स, फर्दर, इनिशियल नहीं, फर्दर शेयर आर फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फिर अगला कंसेप्ट ये है कि अगर वो एक्सेप्ट कर ले उनको शेयर इशू करो, रिजेक्ट कर दे, जितने रिजेक्ट किए वो मार्केट में शेयर। तो फीचर ऑफ शेयर में ये प्रीएम्प्टिव, इसी से कंसेप्ट निकलता है राइट इशू का, क्योंकि इस राइट प्रीएम्प्टिव राइट की वजह से कंपनी का जब भी फर्दर इशू होता है ना, उससे हम ये नहीं कहते इशू ऑफ शेयर्स, उसे क्या कहते हैं? राइट इशू ऑफ शेयर। उसे राइट इशू क्यों कहते हैं भला? क्योंकि वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है, उनका प्रीएम्प्टिव राइट है। इस वजह से प्रीएम्प्टिव राइट की वजह से उसे राइट इशू कहा जाता है। समझ आई बात की? आगे चलते हैं, आगे चल के रिपीट करते हैं। बिल्कुल ये राइट के साथ दोबारा रिपीट। पहले मुझे बताएं, इतनी समझ आ गई, जब भी नया शेयर इशू करना है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना है, इस राइट को, एग्जिस्टिंग होल्डर के इस राइट को क्या कहते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट। यही कंसेप्ट है। फर्दर इससे आगे डिटेल डिस्कस होंगे। फिर इशुएंस या फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर एज कंपेयर टू डेट। मुझे जरा सोच के बताइए कि शेयर इशू करना आसान है कि बैंक से जाके लोन लेना? एक दिन में, बल्कि वो टीवी पे ऐड आती होती है 45 मिनट में आ गया, तो जाता है बंदा ज्वेलरी लेके, वो उधर ही बैठ के तोलते हैं, उधर बैठता ज्वेलर बैठा होता है, 45 मिनट के अंदर चेक दे देते हैं लोन का। टीवी पे ऐड आती थी। मुंह में प्रैक्टिकल इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन सेम डे में लोन मिल भी जाया करता है, लोन लेना। लेकिन अगर आपने शेयर इशू करने हो ना, कैफ 7 कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना बाद की बात होती है, उससे पहले आपने क्लियरेंस लेनी, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी है, कमीशन से, फिर उसके बाद प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करना है, उसकी रिक्वायरमेंट अवेलेबल करना है, डिफरेंट प्लेसेस पे इशू करना है, एप्लीकेशन लेनी है, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद अलहदा बैलेटिंग, अलहदा शेयर इशू करने हैं। लंबा चौड़ा काम है, 3-4 महीने कहीं नहीं गए। और ये सिर्फ टाइम बता रहा हूँ, एफर्ट अलहदा है। इसलिए अमूमी तौर पे शेयर वाली ऑप्शन आगे आप चल के देखेंगे, सूटेबिलिटी है ना फैक्टर्स, उसमें एक है आपको कितने पीरियड के लिए और कितना लोन चाहिए। अगर ज्यादा अरसे के लिए और बड़ा लोन चाहिए, शेयर्स की तरफ जाओ। अगर थोड़े अरसे के लिए कम अमाउंट का लोन चाहिए, डेट की तरफ जाओ। एग्री करते हैं इस फैक्टर से? तो ये कह रहा है इशुएंस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी शेयर को इशू करने की कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि बेतहाशा लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। देन दैट बैंक के पास जाएंगे, सेम डे में भी लोन मिल जाता है। हाँ ज्यादा हो तो प्रोसेसिंग होती है, फाइलिंग शाइलिंग होती है, लेकिन वो भी महीने के अंदर अंदर काम हो जाता है। और उसमें बहुत ज्यादा पार्टीज भी इन्वॉल्व नहीं होती, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, बोरोअर कंपनी और बैंक।
इसमें पता नहीं कितने बैलेटर होता है, कमीशन होता है, रजिस्ट्रार होता है, एक्सपर्ट होते हैं, बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर बैंकर्स पैसे जिनके थ्रू कलेक्ट करने हैं, और फिर शेयर रजिस्ट्रार हो, पता नहीं क्या बेतहाशा लोग इन्वॉल्व होते हैं। और आपको इंफॉर्मेशन भी, और सबसे बड़ा मसला पता क्या है, जब आप शेयर इशू करते हैं आप जनरल पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ती है। प्रॉस्पेक्ट कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि जब आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। लेकिन जब बैंक के पास जाते हैं ना तो हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना पड़ती, सिर्फ बैंक को बताना पड़ता है और किसी को डिस्क्लोज नहीं। यानी यूं कह सकते हैं डेट के केस में डिस्क्लोजर लिमिटेड है, जबकि इक्विटी के शेयर्स के केस में पब्लिक के साथ हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी शेयर करना पड़ती है। ताकि देखिए लॉ ने असल में ना इस शेयर करने वाली बात से जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट किया है, ताकि वो ऊंच नीच देख के सारी हिसाब किताब लगा के कि हमें वारा खाता है कि ये शेयर फिर खरीद सकें। लेकिन कंपनी तो गई ना, शेयर होल्डर तो सिक्योर हो गया, कंपनी को तो बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ जाती है और टाइम भी लगता है। बहरहाल तो एग्री करते हैं कि शेयर की इश्यूएंस या फ्लोटेशन कास्ट हाई है डेट की निस्बत। चलिए आगे करते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब क्या है? फ्लोट करना मतलब इशू करना। मार्केट में 100 मिलियन शेयर फ्लोट कर दो, इसका मतलब क्या है? शेयर इशू कर दो। अब इसके डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। एक है पब्लिक ऑफरिंग, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब अगेन अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो उसमें ये टर्म्स यूज होती हैं कि अगर आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं पब्लिक ऑफरिंग तो आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो अच्छा। अब जरा थोड़े सा चीजें फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। एक होती है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जैसे, ठीक है, वो उसके डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद है, कराची है। ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल है। अच्छा, बल्कि इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ईद करीब आ रही है, मेरे को 100 के नए नोट्स चाहिए, मुझे कहाँ से मिलेंगे? हाँ, कमर्शियल बैंक से मिलेंगे। लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये कहाँ से लेते हैं नए नोट? स्टेट बैंक से, ठीक है। और बाज़ औक़ात हम भी स्टेट बैंक में जाके डीलिंग कर सकते हैं। एक दफ़ा कोई पुराने ज़माने के प्राइस बॉन्ड था, प्राइस बॉन्ड इनाम निकला तो फिर स्टेट बैंक से जाके कलेक्ट करवाया। तो फ्रेश नोट्स बैंक या यूँ समझ लीजिए कि बैंकों का बैंक स्टेट बैंक जो है इससे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छी बात है क्या, इसके रेट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ये अगर 100 की कॉपी लेनी है आपने, 100 नोट होते हैं, 100,000 10,000, ये आपसे 10,000 लेगा और 100 वाली कॉपी देगा, ऊपर पैसे नहीं लेगा। ये भी एक मार्केट है, ये भी एक जिसमें एक प्रोडक्ट फ्रेश नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसके रेट स्टैंडर्डाइज्ड हैं। जब अगर आपने ये जो लाहौर में है, हाँ ये जीपीओ के करीब इधर पाकिस्तान स्टॉक, ये सॉरी पाकिस्तान स्टॉक से कह रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्डिंग का भी विजिट किया हो तो इसकी जो छोटी सड़क वाली साइड है ना, उसके साथ बहुत से लोग घूम फिर रहे होते हैं, आप फ्रेश नोट्स की कॉपी हाथ में पकड़ के, कभी देखा है आपने? हाँ, वो पकड़े, आप उनके करीब जाए ना तो कहते हैं सर फ्रेश नोट्स चाहिए, हम कहते हैं चाहिए, वो कहते हैं सर लीजिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेट पे नहीं देंगे, ब्लैक कह लें उसको। हाँ, 10,100 पे पुरानी बात होगी भैया, अब 10,700 पे, 10,800, अच्छा 10 साल पहले, हाँ जी बात, 10,700 800 इसके ऊपर देंगे, या बारगेनिंग करके आप 100-200 कम कर सकते हैं, ऐसा ही है। ये भी एक देखिए सेम प्रोडक्ट है, ये मार्केट के अंदर से भी आपको मिल सकती है, मार्केट के बाहर से भी मिल सकती है। मार्केट के अंदर से अगर लें, अब ये चूंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज में भी इसी तरह का सिस्टम होता है। ये तो मैंने आपको स्टेट बैंक की एग्जांपल दी ना, जो स्टेट बैंक का केस है वही स्टॉक एक्सचेंज का भी केस है। जो प्रोडक्ट आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से मिल सकती है, वही फाइनेंसिंग, वही प्रोडक्ट आपको स्टॉक एक्सचेंज से बाहर या हट के भी मिल सकती है। उसे बाज़ औक़ात दो नाम है, दो नाम,
बाज़ औक़ात उसे कहा जाता है जो बाहिर होती है, एक तो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, उसको तो हम स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे, जो बाहिर होती है ना उसे कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर। क्योंकि वहाँ पे वो ना फॉरेन कंट्रीज में अगर आपने फाइनेंसिंग करवानी होती थी ना तो स्टॉक एक्सचेंज में भी करवा सकते थे और बाहर भी ये लोग बैठे होते थे, थड़ा लगा के, बाकायदा थड़ा लगा के बैठे होते थे, बेंच वगैरह लगा के, वहाँ से नाम पड़ा ओवर द काउंटर मार्केट। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टॉक एक्सचेंज में किसी वजह से हमारी उधर कोई नहीं सुनता, क्योंकि शायद हमारी कंपनी छोटी है, वो कहते हैं भाई इधर बड़ा काम होता है, छोटा काम नहीं होता, आप निकल जाओ बाहर, जो थड़े पे लोग बैठे हैं आप भी उनके साथ डील कर लो। तो अगर कंपनी बड़ी हो वो तो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, अगर कंपनी छोटी हो, छोटा बिजनेस हो, तो उसके लिए सूटेबल ऑप्शन होती है स्टॉक एक्सचेंज नहीं, अल्टरनेट ऑप्शन। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? ओवर द काउंटर मार्केट। एक नाम इसका ये है, एक चैप्टर में इसने उसे ओवर द काउंटर मार्केट कहा है और एक चैप्टर के अंदर उसने इसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट कहा है। इस चैप्टर में उसने इसे नाम दिया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो मुझे खुद बताइए, अगर हमने पब्लिक इशू करना होगा, पब्लिक इशू, तो कहां जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज। और अगर हमने प्राइवेट प्लेसमेंट करनी होगी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब जनरल पब्लिक नहीं, बल्कि चंद एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स। वहां पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं सर हमारे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन वाकिफ है, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, हम इन्वेस्टमेंट करवा के देते हैं आपको। ठीक है, वो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। यही बता रहा है, कह रहा है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट यानी AIM, AIM अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर आर नॉट ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, रादर दे आर ऑफर्ड टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर, यूजुअली इंस्टीट्यूशन थ्रू ब्रोकर्स। वो जो ब्रोकर उधर बैठे होते हैं बेंच वगैरह लगा के, उनके जरिए इंस्टीट्यूशंस को या स्पेसिफिक इन्वेस्टर को के जरिए से फाइनेंसिंग करवाई जाती है। शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते, याद रखिएगा। जनरल पब्लिक को इशू किए जाएंगे तो वो पब्लिक इशू कहलाता है, वो मेन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा। ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यूज होती है। इट इज लो कॉस्ट मेथड एज देयर इज नो नीड ऑफ मार्केटिंग अंडरराइटिंग असेस। यानी आपको वो जनरल पब्लिक को जो शेयर इशू करने हैं उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं, इन शॉर्ट प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं रहे, स्पेसिफिक इन्वेस्टर को इशू कर रहे हैं। तो लॉ को उमूमी तौर पे प्रॉब्लम नहीं होती। लॉ कहता है एक आधे बंदे के साथ आपने पर्सनल डीलिंग करनी है, जो मर्जी करे। जनरल पब्लिक से पैसे लेंगे ना, फिर हम जनरल पब्लिक को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। जाहिर है लार्ज फाइनेंसिंग करनी है तो फिर मेन स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, छोटी फाइनेंसिंग करनी है फिर प्राइवेट प्लेसमेंट AIM की तरफ आएंगे। इट इज पॉपुलर इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट में ये बहुत ज्यादा चलता है। फिर कहता है, फिर AIM को एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। उसे याद आ गया कि आपने इससे पहले शायद अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं सुन, तो उसने कहा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट इज ए सब मार्केट ऑफ मेन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉलर कंपनीज, स्मॉलर कंपनीज को अंडरलाइन कर लें, सीकिंग कैपिटल टू ग्रो। स्मॉलर कंपनीज वैसे करना चाहिए ना। जब हम मैनेजेरियल पोर्शन पढ़ेंगे ना, मैनेजेरियल पोर्शन, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है सेगमेंटेशन का, कि आपकी मार्केट में, हर मार्केट में दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। बताइए किसको टारगेट करना चाहिए? गलत, दोनों को। दोनों को, अमीरों से भी पैसे निकालने हैं, गरीबों से भी पैसे निकलवाने हैं, दोनों से कमाई करनी है। छीनने नहीं है, खुशी से देंगे, खुशी से देंगे। KFC में वही मिलता जुलता बर्गर AFC, JFC, HFC, वही मिलता जुलता बर्गर KFC, उधर 180 नहीं देंगे, इधर 580 दे देंगे। ये तरीके एडवर्टीजमेंट, सेगमेंटेशन। तो मार्केट में भी क्योंकि इन्वेस्टर हर तरह का, छोटा बड़ा, कंपनीज भी हर तरह की, छोटी बड़ी, तो उन्होंने उसको सेगमेंटेशन कर दी। उनका बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके लिए मेन स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे खुले हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज को भी तो जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। उन्होंने कहा ये आके हमें तंग ना करे, बड़ा इन्वेस्टर लैदा हो, छोटा इन्वेस्टर लैदा। छोटे इन्वेस्टर के लिए उन्होंने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट स्टैब्लिश कर दी। छोटा इन्वेस्टर उधर चला जाता है। क्लियर? यानी छोटा बिजनेस जिसको पैसों की जरूरत हो। नहीं, इसमें बैलेटिंग वगैरह नहीं होती, इसमें इतने होते ही नहीं। इसमें एक बंदा मिल जाए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वही बहुत है,
वही बहुत है, बैलेटिंग के कारण, ठीक है। अच्छा, अब प्लेसिंग मतलब प्राइवेट प्लेसिंग। प्राइवेट प्लेसमेंट के फायदे क्या हैं एज कंपेयर्ड टू पब्लिक इशू? क्विकर है। अब पॉइंट मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन आप करेंगे। क्विकर कैसे है? लीगल रिक्वायरमेंट्स ही कोई नहीं है, प्रॉस्पेक्टस ही कोई नहीं इशू करना, जाओ लेके आ जाओ, बिल्कुल। चीपर कैसे है? लीगल कॉस्ट जीरो है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत कमीशन देना पड़ेगा, ये नहीं है कि फ्री में मिल जाएगा। जो बंदा बैठा है ना, जो कंपनी को उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ मिलवाता है, मिडल मैन, वो अपने पैसे लेता है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये चीपर है, क्योंकि इसमें लीगल कॉस्ट वगैरह शामिल नहीं होती, अप्रूवल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती कहीं से। लेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, चूंकि जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर रहे, तो जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं कर रहे, वेबसाइट पे नहीं है। शाबाश शाबाश, कंसेप्ट याद है, लाग अच्छे कंसेप्ट है, गुड। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग, डिसएडवांटेज क्या है? शेयर आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा, एक अपने सीनियर से मैंने एग्जांपल सुनी थी, लेकिन मैं वो बाय कंपनी नेम कोट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद वो नहीं पढ़ी हुई थी, तो मैं खुद चूंकि उस पर कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं कंपनी नेम कोट, लेकिन मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपने कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का। उसमें वो ये बताता, जिन स्टूडेंट से नहीं पढ़ा मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें वो बताता ये है कि अगर आपके पास कंपनी के एक सर्टन परसेंटेज ऑफ शेयर्स आ गए ना, तो आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पर्सन ऐसा था जिसकी समझ लीजिए मार्केट में कुछ उतना एग्रेसिव स्ट्रेटजी मेकिंग वाला बंदा था, उसको उस कंपनी के ज़्यादातर डायरेक्टर्स लाइक नहीं करते थे, ठीक है। तो उसने एक दफ़ा कहा जी मुझे इस कंपनी के 10% शेयर्स दे दें, कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा मुझे 12% शेयर, प्राइस बढ़ा दी, कंपनी ने कहा रिफ्यूज़ कर दिया। उसने क्या किया, मार्केट में गया, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, छोटे छोटे इन्वेस्टर जिनके पास कभी 1,00,000 शेयर, कभी 50,000 शेयर, कभी 10,000 शेयर, आहिस्ता 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 करके चुपके वो शेयर बाय करना शुरू कर दिया, आस्ता आस्ता। अच्छा, कंपनी को इतना तो उन्होंने हिसाब रखा हुआ था कि नए शेयर इशू करने हैं ना, तो वो बंदे को नहीं करने, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर चले जाते हैं ना, याद रखे कंपनी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर, वो शेयर होल्डर के हो गए, शेयर होल्डर जब चाहे जिसको चाहे बेच। आहिस्ता 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 उसने शेयर्स इकट्ठे किए, कंपनी को पता भी नहीं चला। जब उसके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गई, कंपनी को उसने नोटिस भेजा मुझे डायरेक्टर बनाए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने पता किया ये तो चक्कर ही क्या, ये तो हमने तो शेयर इशू नहीं किया, इसने कहाँ से लिए? पता चला वो बड़े अरसे से चुपके से तो ट्रेडिंग कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने, कंपनी ने वो डायरेक्टर वगैरह उन्होंने शायद बना दिया था उसको, लेकिन उसके बाद कंपनी ने SEC से कहा, उसके बाद एक बाकायदा लॉ इशू हुआ था उसके बाद कि पहले कंपनी की जिम्मेदारी होती थी कि जब शेयर इशू करेगी ना SEC भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी वहाँ पे। फिर अब आप CFAP 2 में जाके पढ़ेंगे, जो शेयर होल्डर होता है उसकी भी जिम्मेदारी अब उन्होंने लगा दी। अगर उसके पास किसी कंपनी के शेयर एक रिक्वायर्ड परसेंटेज से ज्यादा हो जाए ना, फिर उस शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज करेगा वो, ताकि कंपनी अलर्ट हो जाए। पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन बहरहाल रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनका फायदा उठा लिया वो जो इन्वेस्टर था। तो यहाँ पे देखिए ये प्लेसमेंट का डिसएडवांटेज क्या है, चूंकि आप ज्यादातर शेयर्स एक ही बंदे को इशू कर रहे हैं, तो आप तो खुश हैं, मार्केट में खज्जल ख्वारी से बच गए, जगह जगह जाके मिन्नतें करने से बच गए, हमारे शेयर्स खरीद लो। एक ही बंदे ने सारे शेयर्स खरीद लिए, लेकिन इसका नुकसान आप भूल गए। नुकसान क्या है? आपके ज्यादातर शेयर्स एक ही इन्वेस्टर के पास हैं, वो आपकी कंपनी को कंट्रोल करने के काबिल हो गया है। 100 बंदों से हजार लेंगे ना, कोई आपके ऊपर रोब नहीं झाड़ सकेगा। एक बंदे से 1 लाख लेंगे ना, आपके ऊपर रोब झाड़ सकता है, ये बता रहा है इसमें। भाई समझ आ गया बेनिफिट, ये डिसएडवांटेज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां तक समझ आ गई? चेक पॉइंट यहां तक समझ आ गई? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कभी पैसे हों आपके पास, आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं, मार्केट में शेयर्स ना खरीदिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का इंतजार कीजिए। जो असल कमाई होती है ना, एक जैक लगता है जो,
वो आईपीओ के शेयर बाय करने पे लगता है। नहीं, कभी कभार होती है, अलर्ट रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये है, एक कंपनी जो फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही है। जनरल पब्लिक, ये आईपीओ दो तरह से आ सकता है, उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आईपीओ दो तरह से आ सकता है। एक आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का तरीका ये होता है कि नई कंपनी स्टार्ट हुई, उस कंपनी के पास शुरू से ही अच्छा खासा कैपिटल, कुछ बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो कंपनी खोलता है ना, स्टार्ट से ही बड़े स्केल पे बिजनेस करता है, वो फर्स्ट टाइम जो इशू है ना, वही उसने जनरल पब्लिक को इशू करना है, तो वो अपना फर्स्ट टाइम ही वो पब्लिक कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाएगा, फर्स्ट टाइम ही आईपीओ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आईपीओ क्या होता है? एग्जिस्टिंग कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वो काम करती, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट होता है, आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, ग्रो करती है, फिर एक सर्टेन लेवल पे आके उन्हें लगता है कि अब हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, अब इसको बड़े स्केल पे लेके जाते हैं। बड़े स्केल पे लेके जाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करती है प्राइवेट कंपनी? पहले अपने आप को लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट करवाती है। अच्छा, ये फ़र्क याद रखिएगा, पहले अपने शेयर्स को, जो पहले प्राइवेट थे, लिस्टेड नहीं थे, उनको लिस्टेड करवाएगी। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। पहले क्या करेगी? शेयर्स को लिस्टेड करवाएगी। अभी इशू ने एग्जिस्टिंग शेयर को ही लिस्ट करवाया। जब प्राइवेट कंपनी थी ना, 10 मिलियन शेयर इशू किए थे। जब अब उनका इरादा बना हालात अच्छे हैं, आइंदा हमें जनरल पब्लिक को भी इंगेज करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? 10 मिलियन के बाद मजीद 10 मिलियन शेयर इशू नहीं किए, बल्कि क्या किया? 10 मिलियन जो अनलिस्टेड थे उनको ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज। 10 मिलियन ऑलरेडी इशूड थे, उसको कन्वर्ट करके, इसका फायदा क्या हुआ कि अब वो शेयर जब चाहे एग्जिस्टिंग शेयर्स भी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और नए शेयर जो हैं वो भी डायरेक्ट इशू कर सकते हैं जब चाहे। जब इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं ना, फौरी तौर पे चाहे इशू करें चाहे ना करें, जब जरूरत पड़ेगी फिर करें। अब जब इंट्रोडक्शन करवा लेंगे, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम आईपीओ, अच्छा जो पे आपने इंडक्शन करवाई ना, इंट्रोडक्शन करवाया ना, इंट्रोडक्शन, वो आईपीओ नहीं है, नोट कीजिएगा। वो आईपीओ क्यों नहीं है? क्योंकि वो पब्लिक को ऑफर ही नहीं किए, वो तो ऑलरेडी इशूड थे, और इशूड चंद इन्वेस्टर के पास ही थे। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आईपीओ कर दें, ये भी ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ही बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम ही आईपीओ, वो भी ठीक है। आईपीओ समझ आ गया? अच्छा, आईपीओ में ना प्रैक्टिकली कुछ चीजें उसने किताब में लिखी नहीं हुई, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो कंसेप्ट आपको ना ज्यादा डिटेल में चला समझ आ जाएगा, आगे किसी जगह किसी दूसरे कंसेप्ट में काम आ जाएगा। आईपीओ में मुझे बताइए प्रैक्टिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सर मैं देखता हूँ आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है आप में। कंपनी बन के सोचना है, कंपनी बन के आप आईपीओ का देखिए, इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंट दे देता हूं, इंट्रोडक्शन में वो प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से क्लियर, वो तो इंट्रोडक्शन में भी लेनी पड़ेगी। जनरल पब्लिक को कन्विंस करना, ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जरूर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्पेक्टस में नहीं प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बाय कौन करेगा? नहीं, जितने ऑफर किए उससे कम ज्यादा नहीं। प्राइस, किस प्राइस पे शेयर इशू किए जाएंगे? अब मैं आपको एक, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन रियल केस था, मैं वो आपको बताता हूं, छोटा सा मतलब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। आपने मुझे बताना है प्राइस सही चार्ज, सही डिसाइड हुई कि नहीं शेयर की। एक कंपनी, उसने फर्स्ट टाइम शेयर इशू करना, आईपीओ इशू करना है, उसने ब्रोकर को बुलाया,
ब्रोकर को कहा है, ब्रोकर भाई तू स्टॉक एक्सचेंज में बैठता है, उठता बैठता है, सिक्योरिटीज का तुझे अंदाजा है, ऊंच नीच मार्केट में पता है किस सिक्योरिटी में कितनी जान होती है, जरा हमारी कंपनी का हिसाब किताब लगाओ और बताओ हमने जो आईपीओ करना है, बताओ नया शेयर कितने में इशू करें। अगर तो ऑलरेडी कंपनी के शेयर इशू हुए होते ना तो कंपनी ना सोचती। क्यों ना सोचती? क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस होती है, एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस पे शेयर इशू करने होते हैं। उन्होंने कहा चूंकि एग्जिस्टिंग तो हमें नहीं पता मार्केट में शेयर कितने होते हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट में अभी बिक ही नहीं रहा, तो आप बताइए हमने शेयर इशू करना है, कितने में बेचें। उसने हिसाब किताब लगा के बताया कि 75 रुपए का एक शेयर फेयर प्राइस रहेगी। कंपनी ने कहा अच्छा ठीक है। कंपनी ने आईपीओ इशू किया, आईपीओ किया 1 मिलियन शेयर्स के लिए 75 रुपए पे। एप्लीकेशंस आई 35 मिलियन शेयर्स की। इशू कितने करने थे? 1 मिलियन। 75। एप्लीकेशन कितने की आई? क्या शेयर प्राइस फेयर थी? बताइए, शेयर प्राइस कम थी कि ज्यादा थी? कम थी। शाबाश, कम थी। डिमांड बहुत ज्यादा थी। डिमांड बहुत ज्यादा, इसका मतलब है शेयर प्राइस, इसका मतलब है जनरल पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कोई एडवांटेज इसमें जो कंपनी किसी वजह से परसीव नहीं कर पाई, या कंपनी ने ब्रोकर पे ज्यादा रिलाय किया और ब्रोकर ने जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करके दे दी, उसमें कोई 1 0 ऊपर नीचे हो गया। तो इसीलिए याद रखें, जो बड़ा इशू होता है वो क्या होता है कि हमने आईपीओ के अंदर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इशू क्या होता है कि प्राइस। और यही इसलिए मैंने कहा जैक लगते हैं। अब जिन जिन शेयर होल्डर, अब जाहिर है कंपनी ने तो 75 पे ऑफर कर दी थी, उन्हें तो बेचना था, तो अब जिन जिन के नाम निकल आए, वो जिस दिन आईपीओ इशू होता है ना, अगले दिन उसकी प्राइस बाजुकात अगले ही दिन वो 3-3 4-4 गुना पे पहुंच जाती है अगले ही दिन, क्योंकि वो जाहिर डिमांड ज्यादा होती है। तो इसीलिए आईपीओ जो होता है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर अपॉर्चुनिटी कम होती है, लेकिन अगर क्योंकि पाकिस्तान में इतना बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी कम क्यों है? बिजनेस भाई, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो ठप हो रही हैं, तो नई कंपनी ने क्या लिस्टिंग करवानी। बहरहाल, पब्लिक ऑफर मींस शेयर्स आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक। इनिशियल पब्लिक ऑफर और है पब्लिक, इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस व्हेन ए कंपनी इज फर्स्ट टाइम ऑफरिंग शेयर टू जनरल पब्लिक। इन एन आईपीओ, अमूमी तौर पे इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं बोला जाता, आईपीओ बोला जाता है। जहां कहीं बिजनेस वर्ल्ड में आप सुनेंगे ना आईपीओ का लफ्ज। ऑफर प्राइस इज डिसाइडेड बाय कंपनी एंड ब्रोकर काम का नाना हुआ, इसको खुद को कुछ नहीं होगा, कंपनी को डुबो देगा। यानी जाहिर कंपनी डूब ही गई, जहां पे उसको ज्यादा पैसे 10 गुना मिल सकते थे वहां पे कम मिले। नॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स इज एक्वायर्ड बाय इशूइंग हाउस, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंक, which are then offered to general public। बाजुकात ऐसा भी होता है कि एक अंडर राइटर होता है। अंडर राइटर आपने सुना है कभी टर्म? जैसे होता है ना इंश्योरेंस कंपनीज के, हमने कोई इंपोर्ट करनी है जहाज चाइना से, रिस्क है समंदर में डूब जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी वाली इंश्योरेंस देती है, अगर आपका जहाज डूब गया ना उसके पैसे हम आपको अदा करेंगे। ऐसा ही है, आग लग गई, जितना नुकसान हुआ पैसे हम अदा करेंगे, ऐसा ही होता है। उसी तरह शेयर इशू करते हुए भी कंपनी को खतरा होता है कि हमने शेयर इशू किए तो पता नहीं जनरल पब्लिक खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। हो सकता है जनरल पब्लिक बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक दे दे, हो सकता है बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात जो अंडर राइटर होती है, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, कंपनीज होती है, इंस्टीट्यूशनल मतलब कंपनीज, यानी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, बैंक्स वगैरह, ये उनको कहते हैं कि आप हम गारंटी देते हैं जनरल पब्लिक खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो शेयर हमारे। आप ऐसा करें, डायरेक्ट हमें इशू करें, पैसे पकड़ें, उसके बाद हम जाने जनरल पब्लिक जाने, शेयर प्रोसेस सारा फिर भी सेम होगा, जनरल पब्लिक को इशू भी किए जाएंगे, लेकिन जो शेयर जनरल पब्लिक ने नहीं खरीदे वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक अपने पास रख लेता है। अब नहीं, वेंचर कैपिटल बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं, कंसेप्ट वही है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। मैं क्लियर हो गया? और ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा ही दिया। इंट्रोडक्शन पता क्या है? इंट्रोडक्शन स्टॉक। अब थोड़ी सी हिम्मत करें, जो ऑलरेडी आपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं वो पढ़ा दो, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। राइट इशू और बोनस इशू पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? राइट इशू क्या है? हाँ, अभी भाई ने कहा सर एक्सप्लेन कर दें डिटेल में। वो
एग्जिस्टिंग प्रीएम्प्टिव राइट एग्जिस्टिंग शेयर, जब कंपनी ने सब्सिक्वेंट शेयर इशू करना होता है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं। अच्छा मुझे गैस करके मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था कि 1 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी इशू कर, 10 मिलियन शेयर ऑलरेडी इशूड है, 5 मिलियन और करने हैं, तो आपके ख्याल में क्या ऑफर इस तरह की जाती होगी, ए 10 मिलियन शेयर होल्डर, हमने 5 मिलियन शेयर इशू करने हैं, आओ आके ले लो। पहला शेयर होल्डर आके कहने लगा 5 के 5 मिलियन मुझे दे दो। सबको बराबर बराबर राइट दिया जाता है जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है। यानी अगर 10 मिलियन शेयर्स हैं टोटल इशूड, 5 मिलियन मजीद करने हैं, तो अगर किसी के पास 10 शेयर्स हैं उसे 5 की ऑफर मिले, 10 शेयर्स हैं तो 5 शेयर मिलेंगे 10 वाले को, और अगर किसी के पास 2 शेयर्स हैं, एक शेयर मिलेगा 2 वाले को, यानी एक शेयर मिलेगा जिसके पास एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स हैं। शाबाश। यहां पे अब देखिए क्या कह रहा है, राइट इशू मींस इशूइंग न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू रेज फाइनेंस, ये वही है प्रीएम्प्टिव राइट। ए राइट इशू ऑफ 2 फॉर 5, 2 फॉर 5 को अंडरलाइन करके स्टाइरिक मार्क कर ले। 2 फॉर 5 का मतलब 2 शेयर्स फॉर 5 शेयर, या यूं कह लीजिए इसको ब्रैकेट में 2 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एग्जिस्टिंग। जब कभी ये राइट इशू किया जाता है ना, तो उसके साथ ये फ्रेज बोला जाता है 2 फॉर 5। 2 फॉर 5 का मतलब क्या है, जिसके पास 5 है उसके पास 2। 3 फॉर 4 का मतलब क्या है, जिसके पास 4 शेयर है उसको 3। और 7 फॉर 5 का मतलब क्या है, जिसके पास 5 शेयर है उसको 7 शेयर मिलेंगे। इसका मतलब एग्जिस्टिंग से ज्यादा शेयर इशू कर। ये सेज में रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में ये टर्म एक क्वेश्चन में यूज होगी। ये दो, एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आएगा और एक आईकैप की बुक का क्वेश्चन भी आएगा। 2 फॉर 5 समझ आ गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको 5 मिलने हैं, कि जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 2 मिलने। इसमें आपने कंफ्यूज होना है, इसको क्लियर कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल। और बोनस इशू का मतलब क्या है, जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन कैश नहीं होता। प्रॉफिट क्या ऐसा पॉसिबल है? क्रेडिट सेल करते जाए बेतहाशा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नो कैश। तो कंपनी फिर डिविडेंड पे करने के लिए क्या करती है, बोनस। बोनस इशू का मतलब क्या है, ये फ्री में शेयर होल्डर बोनस लेने आया प्रॉफिट देख के, डिविडेंड लेने आए हो ना, क्योंकि प्रॉफिट हमने अनाउंस किया था, कैश कोई नहीं है। लेकिन बेफिक्र रहो, ये फ्री में 10 शेयर ले जाओ। ये कहेगा सर शेयर का क्या करूं, मैं कहूँगा स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, उधर जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रही है उसके ऊपर बेच दो। तो तुम्हें पैसों से गर्ज है ना, हमसे पैसे मिले या कहीं और से मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये शेयर्स ले लो। ये है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में और राइट शेयर्स में सबसे बड़ा फर्क बताइए। राइट शेयर्स में कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों बढ़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? राइट शेयर्स में दोनों बढ़ जाते हैं। बोनस शेयर्स में ना एसेट बढ़ता है ना लायबिलिटी बढ़ती है। एसेट भी वही, लायबिलिटीज भी वही। सिर्फ एंट्री क्या पास होती है, एंट्री जरा गौर से सुनिएगा। एंट्री पास होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कैपिटलाइजेशन, ये आपने एंट्री कभी पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? R1 में पढ़ी हुई है। चेंजेस नहीं, ये ले, मैं समझ रहा था पता नहीं मुझे कितनी मुश्किल होगी समझानी। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व ये पढ़ी हुई है कि नहीं आपने? कैपिटलाइजेशन क्या एंट्री थी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, बस यही कंसेप्ट था। पढ़ के देख लें, देखें वही है, इसके बाद लेक्चर ही खत्म, और कुछ नहीं पढ़ाना हमने। बोनस इशू मींस इशूइंग न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट रेजिंग एनी फाइनेंस। न्यू शेयर इशू करें विदाउट रेजिंग एनी फाइनेंस का मतलब क्या, 1 रुपया नहीं कंपनी को मिलना, 1 रुपया नहीं मिलना।
कंपनी का फ्री में शेयर बेचती है कंपनी, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर। कंपनी कैपिटलाइजेज इट्स रिजर्व टू इशू शेयर्स, कैपिटलाइजेज इट्स रिजर्व्स टू इशू, इट इज नॉर्मली डन व्हेन कंपनी इज नॉट एबल टू पे कैश डिविडेंड। नहीं, क्या लॉ इजाजत देता है पाकिस्तान का बोनस इशू करने के लिए? बिल्कुल इजाजत देता है, कंट्री इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस है। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड बोनस इशू, इन राइट इशू कैश इज रिसीव्ड बाय कंपनी, देयरफॉर एसेट एंड लायबिलिटीज बोथ इंक्रीज, और in bonus issue cash is not received by company, therefore assets are not increased, only reserve is capitalized, reserve is जहां कहीं सुने reserve is capitalized जहन में आ जाए बोनस इशू। कोई पूछे बोनस इशू का मतलब क्या है, आपने कहना reserve is capitalized। बोनस इशू का मतलब क्या है? reserve is capitalized। बोनस इशू का मतलब क्या है? reserve is capitalized। क्लियर जी? जी जी शाबाश। पूछे एसेट्स बढ़ेंगे, लायबिलिटी कैपिटल बढ़ रहा है, राइट इशू होगा। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सर एसेट्स बढ़ेंगे लायबिलिटीज कैसे बढ़ेगी? कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, तो एंट्री पड़ती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो उधर से एसेट बढ़ गया, उधर से लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल भी लायबिलिटी। और की क्वेश्चन जी? कंपनी 10 मिलियन शेयर है, उसका 10 शेयर होल्डर है, 1 मिलियन ईच के पास है, सही है, और कंपनी ने मजीद 5 मिलियन राइट शेयर इशू करने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये तो विल पे होता है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो ले ना ले। हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल दो ने ले लिए, 1-1 मिलियन आने थे ना, तो परसेंटेज के हिसाब से, तो बाकी जो 3 है वो भी लेना ही नहीं चाहते, तो दो में नहीं, वो फिर वो उधर कंपनी की मर्जी है, वैसे मर्जी है, चाहे तो उनको बांट सकते हैं, वरना चाहे तो आउटसाइड मार्केट सेल करेंगे, वो फिर राइट नहीं रहा उनका। राइट इशू में दोबारा क्वेश्चन आया, राइट इशू में एसेट्स तो बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज कैसे बढ़ रही है? कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। बैलेंस शीट बनाते हैं, इस साइड पे एसेट्स लिखते हैं, इस साइड पे क्या लिखते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी एक लायबिलिटी, इसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी नहीं, वो दोनों सेम इक्विटी में आ रही होती है ना, तो इक्विटी का ही एक सब है, कैपिटल रिजर्व एक हेड है, वो कैपिटलाइज हो रहा है। तो राइट इशू में लायबिलिटी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि कैश आ रहा है, बदले में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। जी कुछ समझ आया? अच्छा, मैं थोड़ा जज करना चाहता हूं ताकि मैं डिसाइड कर लूं कि नेक्स्ट क्लासेस का टेम्पो क्या रखना है। आज का जितना हमने लेक्चर पढ़ा, जितने कंसेप्ट सीखे, नंबर ऑफ कंसेप्ट्स भी और उनकी कम्प्लेक्सिटी को भी सामने रखते हुए आपने मुझे बताना है कि क्या ये ज़्यादा था, क्या ये एवरेज था, या ये कम था। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े ये ओवर हो गए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल, 2 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि एवरेज है, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि कम है, ज़्यादा नहीं? चले मैं इसी को फिर स्टैंडर्ड बना के तो आगे चलाएं हम। इसमें मुझे वैसे फील हो रहा है थोड़ा सा शायद ज़्यादा है, लेकिन आपने, चूंकि मेरा ये ख्याल था कि आपने कोई भी नहीं पढ़ा, आपने पहले पढ़े हुए थे, इसीलिए आपको हेल्प हो गई, लेकिन मैं नेक्स्ट जो है ना वो थोड़े कम ही रखूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कंसेप्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है। बहरहाल लेकिन इसकी बेस पे, इस फीडबैक की बेस पे मैंने नेक्स्ट लेक्चर का टेम्पो डिसाइड करना है। आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड में जो क्वेश्चंस है ना, ये आपने रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं, ये आई कैप के नहीं है। आई कैप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनके एंड पे आई कैप का रेफरेंस आएगा, ये आई कैप के क्वेश्चंस नहीं है, आपने इनको रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। चूंकि पेपर में एमसीक्यूज भी आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस में एमसीक्यूज भी शामिल है। एमसीक्यूज में आपने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखे काफ़ी है, लेकिन ये सारे रिटर्न फॉर्म, और कोशिश करनी है पहले सोचे। इसमें छोटी छोटी बिजनेस सिचुएशंस हैं, लेकिन जब वो आप सोचेंगे ना तो आपका जो बिजनेस इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करेगी। ये ख़ास तौर पे ये जो सोचना है ना छोटे छोटे सवालों पे, ख़ास तौर पे केस स्टडीज़ करते हुए आपके काम आएगा। और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बेस कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी छोटे छोटे, क्योंकि मेरी ये होगा तरीकाकार ये होगा, एकदम से बड़े क्वेश्चन पे आपको नहीं लेके जाना, पहले छोटे, वरना शायद मैं पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्ट शुरू कर रहा होता। पहले छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, फिर उसके बाद तस्वीर के जो पीसीज हैं उनको जोड़ के बड़ी तस्वीर बनानी है, पहले बड़ी तस्वीर नहीं बनानी। तो ये जो उसमें कुछ क्वेश्चन है ना वो छोटे, जैसे ये एडजस्टमेंट एक बड़े सवाल में टेस्ट हुई है, ये वाली एडजस्टमेंट,
ठीक है, चैप्टर 11। तो मैं चाह रहा हूँ पहले आप इसका मतलब समझ लें क्या है, फिर उसके बाद उधर कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि कितने शेयर बनते, एग्जिस्टिंग कितने हैं, कितने शेयर, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपने असाइनमेंट लाजमी करनी है और रिटर्न फॉर्म में करनी है। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।